क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण रेखा जो नक्शे पर खींची गई कैसे लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकती है? क्या यह संभव है कि पड़ोसी जो सालों से साथ रहते थे रातों रात एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? क्या आप जानते हैं कि ट्रेनें जो जीवन की यात्रा का प्रतीक होती हैं, मौत की सवारी बन गई जहां लाशें ही लाशें थीं? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या ब्रिटिश राजा के एक फैसले ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर नरसंहार का दरवाजा खोल दिया? ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं छिपे, बल्कि वे उस खौफनाक सच्चाई का हिस्सा हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन की है। आज हम उस अंधेरे दौर में झांकेंगे जहां स्वतंत्रता की खुशी मौत की चीखों में 1947 का वह साल जब भारत आजादी की सांस लेने वाला था, लेकिन उस सांस के साथ खून की नदियां बहने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य जो सदियों से भारत पर राज कर रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो चुका था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना की 2 राष्ट्र सिद्धांत की मांग, ये सब मिलकर एक तूफान खड़ा कर रहे थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या विभाजन जरूरी था? जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं जो साथ नहीं रह सकते। वहीं गांधी और नेहरू जैसे नेता एकजुट भारत चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो जल्दी से भारत छोड़ना चाहती थी, ने इस विवाद को हल करने के बजाय जल्दबाजी में फैसला लिया। अब सुनिए उस जल्दबाजी की सच्चाई जो विभाजन को और भी खौफनाक बना देती है। फरवरी 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उनका काम था भारत को आजाद करना, लेकिन उन्होंने तय तारीख जून 1948 से पहले ही अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण का ऐलान कर दिया। क्यों? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि माउंटबेटन अपनी नौसेना करियर की चिंता में थे और जल्दी ब्रिटेन लौटना चाहते थे। इस जल्दबाजी ने तैयारी का समय ही नहीं दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था सीमा रेखा का। सिरिल रैडक्लिफ नामक एक ब्रिटिश वकील जो कभी भारत नहीं आए थे, को 5 हफ्तों में सीमा तय करने का काम सौंपा गया। उन्होंने नक्शे पर रेखाएं खींची, लेकिन ये रेखाएं सिर्फ कागज पर नहीं थी, वे परिवारों, गांवों और जिंदगियों को काट रही थी। और रहस्य की परतें यहाँ से खुलती हैं। रैडक्लिफ की रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन माउंटबेटन ने इसे गुप्त रखा। 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, लेकिन सीमाएं 17 अगस्त को घोषित हुई। कल्पना कीजिए, लोग नहीं जानते थे कि उनका गांव भारत में है या पाकिस्तान में। अफवाहें फैली, डर फैला और हिंसा भड़की। पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां मुसलमान, हिंदू और सिख समुदाय मिश्रित थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हिंसा पहले से ही सुलग रही थी? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पर मुस्लिम लीग ने हड़ताल बुलाई, जो दंगों में बदल गई। हजारों मारे गए और यह आग पूरे देश में फैल गई। अब आते हैं उस नरसंहार पर जो विभाजन की सबसे काली सच्चाई है। अनुमान है कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए। कुछ कहते हैं 20 लाख से ज्यादा। लेकिन मौतें सिर्फ संख्या नहीं थी, वे भयानक कहानियां थीं। पंजाब में गांव जलाए गए, घर लूटे गए। पड़ोसी जो सालों से साथ खाते पीते थे, एक दूसरे पर टूट पड़े। हिंदू और सिख मुसलमानों पर हमला करते तो मुसलमान जवाब में। महिलाओं की हालत सबसे दर्दनाक थी। हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। कुछ गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए, शिशुओं को दीवारों पर पटक कर मार दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी सरदार जोगिंदर सिंह खोली बताते हैं कि उनके गांव में एक सुंदर महिला वीरावाली को मुसलमानों ने घेर लिया। वह सिख मंदिर में घुसी, खुद पर केरोसिन डाला, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम किया और खुद को आग लगा ली। गांव के 25 पुरुषों में से 18 मार दिए गए। वे कहते हैं मानवता मर गई थी, सब शैतान बन गए थे। लेकिन यह तो एक कहानी है। अब सुनिए ट्रेनों की भयावह सच्चाई जो भूत ट्रेनें कहलाई। लोग सीमा पार करने के लिए ट्रेनों में सवार होते, लेकिन रास्ते में हमलावर ट्रेन रोकते और यात्रियों का कत्लेआम करते। सिर्फ ड्राइवर को छोड़ते ताकि ट्रेन आगे जाए। लाहौर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म खून से लथपथ होते। एक तरफ हिंदुओं का खून, दूसरी तरफ मुसलमानों का। एक ट्रेन भारत पहुंची जिसमें सभी यात्री मरे हुए थे, लाशें ही लाशें। अमृतसर में भी ऐसी ट्रेनें आईं। सलाहुद्दीन खालिद जो दिल्ली में थे बताते हैं कि एक सिख ने उनकी बहन और मां को मार दिया। मां का पेट चीर दिया गया, आंखें बाहर निकल आईं। वे कहते हैं जब अपनी मां को खून में लथपथ देखो, पेट खुला और आंखें बाहर, तो कैसा लगेगा? ये कत्ल खाना जैसा था। और प्रवास की कहानी तो और भी दर्दनाक है। इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विस्थापन, 1.2 से 1.5 करोड़ लोग घर छोड़कर भागे। मुसलमान पाकिस्तान की ओर, हिंदू और सिख भारत की ओर। दिल्ली की आबादी रातों रात 5 लाख से 15 लाख हो गई। शरणार्थी कैंपों में भूख, बीमारी और झगड़े। अमोलक स्वाणी जो पेशावर में थीं, बताती हैं कि उनके पिता ने मां को पेट्रोल की बोतल दी और कहा, अगर हम नीचे नहीं बचे तो अपनी इज्जत मत गंवाना, खुद और बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेना। मुसलमान भीड़ घर जलाने आई, लेकिन गुजर गई। वे अमृतसर भागी। जम्मू कश्मीर की कहानी तो और रहस्यमयी है। महाराजा हरि सिंह ने फैसला नहीं लिया कि भारत या पाकिस्तान में जाएं। परिणाम कबायली हमले,
और आज तक विवाद। 25 नवंबर 1947 को मीरपुर नरसंहार, 20,000 हिंदू और सिख मारे गए। पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने शहर जलाया, अराजकता फैलाई। मजहर मलिक, जिनके पिता जम्मू में थे, बताते हैं कि मुसलमानों का काफिला हमला झेला। 1200 में से 1/3 भागे, बाकी काट दिए गए। उनके पिता को कैनाल में फेंक दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ हिंसा थी? नहीं, विभाजन ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था सब बर्बाद किया। कराची में हिंदू आबादी आधी थी, लेकिन दशक के अंत तक सब भाग गए। दिल्ली में मुसलमान 1/3 थे, 33% थे, लेकिन वे भी चले गए। संपत्ति का बंटवारा अधूरा रहा, किताबें पिन तक नहीं बांटी गई। पाकिस्तान ने 1948 तक भारतीय नोटों पर स्टैंप लगाकर इस्तेमाल किया और कश्मीर का मुद्दा आज तक जख्म है। 3 युद्ध हो चुके परमाणु हथियारों की छाया में। अब सोचिए, क्या यह सब रोका जा सकता था? माउंटबेटन की जल्दबाजी, रेडक्लिफ की अज्ञानता और नेताओं के अहंकार ने मिलकर यह नरसंहार रचा। गांधी जी ने विभाजन को मेरा शरीर 2 टुकड़ों में काटने जैसा कहा, लेकिन वे रोक नहीं सके। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो गई, जो विभाजन की हिंसा का ही परिणाम थी। यह सच्चाई हमें सिखाती है कि नफरत की आग कितनी जल्दी फैलती है। लेकिन क्या हमने सबक सीखा? आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन लाखों लोग दोनों तरफ रहते हैं जो शांति चाहते हैं। विभाजन की यह खौफनाक कहानी याद दिलाती है कि इतिहास की गलतियां दोहराने से पहले सोचना चाहिए। क्या आप तैयार हैं ऐसी सच्चाइयों का सामना करने के लिए? क्योंकि ये सवाल आज भी जिंदा है और जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे।